नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट्स कर देना अच्छा सा और शेयर आप लोग कर देना इसको। और वीडियो आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप लोग देखें और उसके बाद हम बात करते हैं अपने आज के सवाल क्या हैं उनके बारे में हम जानेंगे। आज मैंने कहा है पिछले ऐसे हम कम से कम 500 सवाल कर लेंगे। तो आज कल हमने बात की 11 क्वेश्चन की, आज हम 11 क्वेश्चन की बात करने वाले हैं और एक क्वेश्चन आपके लिए होगा और उसमें आपको कमेंट्स में जवाब लिखना है। कल के सवाल की मैं बात करूं तो मैंने आपसे पूछा था कि जो हमारी यूनिट है मीट्रिक पद्धति को कब अपनाया था। भारत के संबंध में हम बात करें मीट्रिक पद्धति को, कल के सवाल का जवाब मैं आपको बता दूं। मीट्रिक पद्धति को भारत में कब अपनाया गया था? तो इसका आंसर है 1957, 1957 आंसर है उसका। लिख लेना आप लोग अपने कॉपी में। नेक्स्ट, अब हम सवालों की बात करते हैं। आज के हमारे कौन कौन से सवाल हैं? 1957 ईस्वी, ये आप लोग याद रख लेना। सवाल की हम बात करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, ध्यान से, अच्छे सवाल हैं सारे के सारे। मैंने कहा है या तो एग्ज़ाम में पूछे हुए सवाल हैं या फिर पूछे जाएंगे सवाल। कुछ ऐसे भी सवाल होंगे जिनका आपको जवाब पता है। तो करते हैं पहले सवाल से शुरुआत। सूर्य व पृथ्वी के बीच की औसत दूरी मापने की इकाई क्या है? यानी जो पृथ्वी है और सूर्य है उसके बीच मध्य औसत दूरी को कहते क्या हैं या उसकी इकाई क्या है, ये सवाल में पूछा है। तो इसका आंसर है, उसको बोलते हैं खगोलीय दूरी। क्या बोलते हैं? खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी, ये सारे के सारे पॉइंट आप लोग नोट करते हुए चलना। और कितनी होती है एक खगोलीय दूरी की हम बात करें 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। कितनी होती है एक खगोलीय दूरी? यहाँ लिखता हूँ मैं 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर एक खगोलीय दूरी। ये भी साथ आप लोग लिख लेना। नेक्स्ट सवाल की हम बात करते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? अच्छा सवाल है, ध्यान से, इसमें दो सवाल साथ के साथ जुड़े हुए हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? सभी को पता होगा आंसर इसका। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। नेक्स्ट, इसके मापने का यंत्र कौन सा है? यानी ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, ज्योति तीव्रता को मापने का यंत्र क्या है? ज्योति तीव्रता को मापने का यंत्र कौन सा है या उसे क्या कहते हैं? तो उसका आंसर यहाँ पर लिखना, फोटोमीटर उसको बोलते हैं, फोटोमीटर। ये दोनों के आंसर आपको लिखने हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। और इसके मापने का यंत्र कौन सा है? फोटोमीटर। नेक्स्ट सवाल की हम बात करते हैं। सवाल है अपना, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? यानी जो वायुमंडलीय दाब है उसकी इकाई क्या होती है? वैसे नॉर्मल हम बात करते हैं दाब की इकाई होती है पास्कल, बार या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पूछा हुआ सवाल है वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है? तो उसका आंसर हो जाएगा बार। क्या होती है? बार। इसके साथ 3 सवाल जोड़कर लिखे हैं मैंने, उनको भी आप लोग देखो। अगला सवाल है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं? तो वहाँ इसका आंसर आपको पता होगा, डेसिबल में। डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापते हैं। अगले सवाल की मैं बात करूं, यहाँ इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है, डायोप्टर किसकी इकाई है? ध्यान से समझना, ये डायोप्टर किसकी इकाई है? डायोप्टर इकाई होती है और किस राशि की इकाई है? तो वहाँ आपको क्या याद रखना है, यह किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का मात्रक या लेंस की क्षमता की इकाई कौन सी है? डायोप्टर होती है। इनके तीनों के जवाब आप लोग लिख लेना। वायुमंडलीय दाब बार, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल और डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता का मात्रक है। ये लिख लेना आप। नेक्स्ट सवाल की हम बात करते हैं, पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? देखो यहाँ पर 2 तरीके के सवाल ये बनते हैं। यदि फिजिक्स की बात की जाती है तो यहाँ आंसर होगा घूर्णन गति, और यदि ज्योग्राफी में बात की जाती है तो इसका मतलब है परिभ्रमण गति। यानी पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो वहाँ यदि हम बात करें, यदि अक्ष के चारों ओर ज्योग्राफी की बात की जाती है तो ज्योग्राफी में अक्ष के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? परिभ्रमण।
और यहाँ फिजिक्स की हम बात करें, यहाँ फिजिक्स में आपको जवाब देना है पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। और यदि मैं बात करूं ज्योग्राफी में तो उसको बोलते हैं परिभ्रमण। अपनी अक्ष पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है और सूर्य के चारों ओर घूमना ज्योग्राफी में परिक्रमण कहलाता है। ये भी आप लोग दोनों के दोनों पॉइंट साथ के साथ जोड़कर इनको लिख लेना। अगले सवाल की मैं बात करूं, घड़ी के लोलक की गति किस प्रकार की होती है? आपने देखा है एक पेंडुलम हो या फिर घड़ी का लोलक हो तो उसको छोड़ देते हैं, इस तरीके से चलता रहता है वो, उस पर किस प्रकार की गति है? तो उसको बोलते हैं दोलन गति। क्या बोलते हैं? दोलन गति। यहाँ लिख लो इसका आंसर आप लोग, क्या है? दोलन गति। दोलन गति, इसका आंसर तो आपने लिखा होगा घूर्णन, इसको बोलते हैं घूर्णन। अगले सवाल की हम बात करें, पृथ्वी से ऊपर की ओर सीधे फेंकी गई गेंद की गति किस प्रकार की होगी? यानी एक बॉल को आप लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं और वह सीधी रेखा में गति करती है, तो उस गति को हम क्या बोलते हैं? तो उस गति को बोलते हैं सरल रेखीय गति। ये ध्यान रख लेना आप लोग, यदि स्ट्रेट लाइन पर भी चलती है तब भी हमारी सरल रेखीय गति होती है, और जब हम पृथ्वी से ऊपर की ओर बॉल उछालते हैं तो उसकी गति भी कैसी होती है? रेखीय गति। कैसी होती है? इसका आंसर हो जाएगा रेखीय गति। ये आप लोग याद रखना, रेखीय गति। अच्छे सवाल हैं ये, मैंने कहा है या तो ये पूछे हुए सवाल हैं यानी या फिर पूछे जाने वाले हैं आगे आने वाले एग्जाम में। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आपको पता है और कुछ ऐसे हैं जो आपको सीखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट सवाल की मैं बात करूं, किस पिंड द्वारा इकाई समय में, यानी किसी, यहाँ पर लिख लो सही करके इसको, किसी पिंड द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी, कोई भी पिंड है और इकाई समय में कितनी दूरी तय करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम चाल। ध्यान से आप समझना, यदि बात कही गई है इकाई समय में चली गई दूरी तो वहाँ आंसर होता है आपका चाल। और यदि यही बात और उसके साथ एक शब्द और जोड़ दिया कि किसी पिंड द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी, तो वहाँ आंसर आपका हो जाएगा वेग। क्या हो जाएगा? वेग। यानी निश्चित दिशा की बात कर दी जाती है तो वहाँ आंसर आपका वेग हो जाता है, और यदि दिशा की बात नहीं की है तो वहाँ आंसर आपका होगा चाल या फिर स्पीड। अगले सवाल की हम बात करते हैं, वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा 1 सेकंड में तय किया गया विस्थापन, यानी कोई भी एक पिंड है और वृत्त के चारों ओर गति कर रहा है, उसके द्वारा 1 सेकंड में तय किया गया विस्थापन क्या होता है? तो उसको हम बोलते हैं कोणीय वेग। क्या बोलते हैं? कोणीय वेग। यहाँ इसको मैं लिखता हूँ, कोणीय वेग। एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट सवाल, किसी पिंड के वेग में होने वाले परिवर्तन की दर, यानी यहाँ पर बात किसकी की है? ध्यान से आप लोग समझना, यदि कोणीय वेग कहता तो अलग आंसर होता, और यदि बात की है ओनली वेग की, ओनली नॉर्मल वेग की बात की है तो उसमें परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे? जैसे यदि कोई भी कार है या फिर बस है या फिर बाइक है और सीधी गति में चलती रहती हैं और उनके वेग को बढ़ा दिया जाता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? त्वरण उत्पन्न होता है। और यदि वेग को घटा दिया जाता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? मंदन या फिर रिटार्डेशन, उसको बोलते हैं मंदन। अब यहाँ सवाल उसने कहा है, यदि किसी पिंड में या किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, किसी पिंड के वेग में होने वाले परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? और वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाता है? हमारा त्वरण कहलाता है। जब वेग बढ़ेगा तो वहाँ आंसर होगा त्वरण आपका आंसर, और यदि जब वेग घटता है तो उसको बोलते हैं मंदन या फिर रिटार्डेशन। तो इसका यहाँ पर आंसर क्या होगा? इसका आंसर है यहाँ त्वरण। ये भी आप लोग ध्यान से समझना, और जो मैं शब्द बोल रहा हूँ शब्दों पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है। वेग में परिवर्तन, आसान जवाब है त्वरण। यदि मंदन होता है तो वहाँ होगा रिटार्डेशन या उसको हम मंदन कहते हैं। अगले सवाल की हम चर्चा करते हैं, स्टेशन के समीप आती हुई गाड़ी में त्वरण उत्पन्न होता है या मंदन? देखो सवाल नेक्स्ट आ गया है यही,
कि स्टेशन के समीप आती हुई गाड़ी में त्वरण उत्पन्न होता है या फिर मंदन, यानी कोई भी गाड़ी या ट्रेन जब आती है स्टेशन के समीप, जब रुकती है तो उस समय क्या होता है, वेग कम हो रहा होता है, तो उसके कारण क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया वेग में कमी आएगी, तो उसका मतलब क्या है, मंदन होगा, वहाँ पर क्या होगा, मंदन या फिर रिटार्डेशन। क्या होगा आंसर इसके लिए फिर, रिटार्डेशन या फिर मंदन, रिटार्डेशन या फिर मंदन इसको हम बोलते हैं। ध्यान से आप लोग समझ लेना अच्छे से, बढ़िया सवाल हैं, दोनों के दोनों मैंने साथ ही साथ लिख दिए हैं ये। अगले सवाल की हम बात करते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन गतिशील पिंड में उत्पन्न त्वरण को कहते हैं। यानी त्वरण के इतने सवाल हमारे बनते हैं यदि अब बात की जाती है पृथ्वी के संबंध में। ध्यान से आप समझना, ये लिखा है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन गतिशील पिंड में उत्पन्न त्वरण को कहते हैं। यानी जब पृथ्वी की सतह से ऊपर या फिर नीचे जाने की हम बात करते हैं तो उस त्वरण को हम क्या बोलते हैं, होता त्वरण ही है। पृथ्वी की सतह से ऊपर कोई भी वस्तु को फेंकेंगे हम तो उसमें वेग में होने वाला परिवर्तन होगा तो त्वरण ही, पर वो कौन सा त्वरण होगा उसका नाम यहाँ पूछा है, तो उसका आंसर वहाँ हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ लिखता हूँ मैं उसको, ये लिखा आंसर यहाँ इसी में लिखा हुआ है, गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन गतिशील पिंड में उत्पन्न त्वरण को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसको हम बोलते हैं। ये भी आप लोग याद रख लेना, अच्छे और बढ़िया सवाल हैं ये सारे के सारे। मैंने फिर भी बोला है ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है इनकी, तो आप लोग इनको अच्छे से याद करना ध्यान से। अगले सवाल की हम बात करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, इसका आंसर तो गुरुत्वीय त्वरण है, पर अब इसके सवाल के साथ ये लिखा हुआ है, सवाल पढ़ते हैं हम। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? आसान सवाल है, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना इसका आंसर क्या है। गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसका मान कितना होता है, स्मॉल जी का मान कितना होता है। दो सवाल आपको लिखना है। ये 1.496 किसका आंसर है? ये सबसे पहले वाले सवाल का आंसर है, एक खगोलीय दूरी। यहाँ इसका आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। एक तो स्मॉल जी का मान क्या होगा, और दूसरा आपको लिखना है कैपिटल जी, इसको बोलते हैं सार्वत्रिक नियतांक। इस जी का मान क्या होगा? दोनों जी के मान आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। कैसा लगा वीडियो? कमेंट्स में जवाब के साथ आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, और कुछ इम्प्रूव करना है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में ही। कुछ नया चेंज तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शेयर तो आप लोग करना है आपको, और लाइक भी आपको करना है। फ्री में वीडियो आपको नहीं देखना है, लाइक और शेयर तो कर दिया करो आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।